जी मैम, आप लाइव हैं, शुरू कर दिए। ठीक है सर, शेयर हो रही है स्क्रीन। हाँ जी, सब कुछ ठीक है मैम। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ओके। ठीक है। Okay, good afternoon, students. Last time we have started Unit 4, that is electronic records. I hope आप बच्चों ने उसको पढ़ा होगा एंड आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसके कंटेंट क्या हैं। तो लास्ट टाइम का मैं एक बार बहुत जल्दी से एक रिवीजन करा देती हूँ, सो दैट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसमें से क्वेश्चन आंसर बॉक्स में मुझे पोस्ट कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए बस मैं करूँगी। मुझे एक्चुअली शेयरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को लग रहा है स्क्रीन मूव नहीं हो रही। 1 मिनट के लिए बस। यस। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था बच्चों, वो था एक तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन। देखिए, नॉर्मल कोई भी रिकॉर्ड जैसे हम लोग मेंटेन करते हैं, इसी तरीके से अगर हम अपने रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करते हैं, मतलब अगर हम कोई भी रिकॉर्ड है, जैसे अभी आप देखिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट हमारे ऑनलाइन अप्लाई करवाती है। ऑनलाइन हम लोग आधार कार्ड है या इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यही मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था that electronic record is an information that is recorded by a computer and that is produced or received conduct or completion of an agency or individual activities। का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, लाइक ईमेल मैसेजेस हैं या वर्ड के वर्ड में सेव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, MS एक्सेल की जो शीट्स होती हैं जो आप बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। सो मैं फिर से आपको ओवरव्यू दिखाना चाहूंगी बच्चे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था अथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन कोई भी रिकॉर्ड होता है बच्चे, उसका अथेंटिकेशन बहुत जरूरी होता है। अथेंटिकेशन का मतलब होता है कि कैसे पता लगेगा कि उसकी अथेंटिसिटी क्या है, कितना जेन्युइन है, कितना वैलिड है वो डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्पेशली बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि स्टैम्प कैसे लगेगा, सिग्नेचर कैसे होगा जब कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ऑनलाइन है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अथेंटिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंडर हमने सब हेडिंग पढ़ी थी, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, एप्लीकेशन and usage of electronic records and digital signatures in government and its agency। देखिए, कुछ टॉपिक मैंने इसमें कवर कर लिया था एंड कुछ मैं आज करने वाली हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं भी ली होगी, सो वो लोग देख सकते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था। दिस इज योर सेकेंड लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4। टोटल 5 यूनिट्स हैं। मैं हर लेक्चर के एंड पे जो बच्चे कुछ लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हर बार सिलेबस शेयर करती हूँ, सिलेबस दिखा रही हूँ। सिलेबस आपकी SOL की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपके डैशबोर्ड्स पर आपको अवेलेबल रहता है इंफॉर्मेशन बच्चे। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं, DU की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। सिलेबस आपको क्लियर है। 5 यूनिट्स आर देयर इन दिस सब्जेक्ट। दिस इज योर साइबर लॉ, साइबर क्राइम सब्जेक्ट। सो यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं, हम लोग 4th यूनिट पर हैं एंड जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो हम 5th यूनिट कवर करेंगे, बिकॉज 5th यूनिट में काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट मटेरियल भी है। थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो 2 से 3 क्लासेस हम लोगों की 5th यूनिट के लिए रहेंगी। सो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बच्चे, अथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं, क्या होता है, किस तरीके से आप अथेंटिसिटी चेक करी जाती है, वैलिडिटी चेक की जा सकती है। हम किसी डॉक्यूमेंट को, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को किस तरीके से अथेंटिक बना सकते हैं, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आई होप आप बच्चे देख पा रहे होंगे। सो ये हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था। नाउ ये था लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कि हम लोग किस तरीके से बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं
दे आर टोटली लीगली रिकॉग्नाइज्ड। देखिए लीगली रिकॉग्नाइज्ड आप टर्म समझते होंगे बच्चे। लीगली रिकॉग्नाइज्ड होने का मतलब है कि लॉ की नजरों में उसकी वैल्यू, उसको मानना लॉ की नजरों में। देखिए जैसे कोई भी एग्रीमेंट है, आप बच्चों ने बिजनेस लॉ पढ़ा है, आपको पता है कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो तब तक लीगली रिकॉग्नाइज नहीं माना जाएगा जब तक वो प्रॉपर सारी जो भी उसके कंटेंट होते हैं वो पूरे नहीं होंगे। दो पार्टीज का होना चाहिए जरूरी, कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, स्टैंप वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज डिमांड करी जाती हैं बाय आवर लॉ, तो वो पूरा होना चाहिए। तो इसी तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं, तो वो लीगली रिकॉग्नाइज कैसे होगा, मतलब आप कैसे जान पाएंगे कि वो लीगल है, उसकी लॉ में वैल्यू है, लॉ की नजरों में उसकी वैल्यू है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच के थ्रू समझाया था। सो आई होप, अगर डाउट हो तो प्लीज आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। मैं 5 मिनट के बाद एक बार क्वेश्चन आंसर सेक्शन चेक करूंगी बच्चे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो पहले मैं बोलूंगी, देन आई विल कंटिन्यू विद माय टुडेज लेक्चर। सो देखिए बच्चे, ये भी मैंने आपको समझाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग द रूल्स फॉर डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स आप बच्चे जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। डिजिटल, जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो हाउ यू सिग्नेचर इट, कैसे सिग्नेचर होगा उसके ऊपर, तो वो डिजिटल सिग्नेचर्स की टर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से रूल्स बनाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो ये फंक्शन इक्विवेलेंट अप्रोच थी जो मैंने डिस्कस की थी। देखिए बच्चे, मैं बार बार आपको एक चीज बताती रहती हूँ कि ये जो मेरा पीपीटी है आप मैं शेयर करती हूँ जब भी मैं क्वेश्चन आंसर लेती हूँ तो मैं शेयर करती हूँ। बट अगर आपको इन एनी केस नहीं भी दिख रहा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं मिल रहा है, तो आप SOL की वेबसाइट पे ये मटेरियल एज इट इज आपको अवेलेबल होता है। आप CVCS के लिंक में जाके देख सकते हैं, PDF फॉर्म में ये है। लास्ट टाइम की क्लास में मैंने PDF भी इसका दिखाया था। वो PDF मैंने आपको बोला था कि SOL की वेबसाइट पे एज इट इज अवेलेबल है, तो आप आराम से जाके अपने डैशबोर्ड के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। और मैंने बुक भी बहुत बार रेफर करी हुई है। वैसे तो और भी ऑथर्स हैं बहुत, आपके ऊपर है बच्चे, आप कोई भी ऑथर की बुक ले सकते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारे सोल के टीचर्स हैं डॉक्टर US पांडे एंड डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो उनके द्वारा लिखी गई बुक है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। सो आई होप जो जो छोटे मोटे डाउट्स आप मुझसे बार बार जो रिपीटेड डाउट्स हैं बच्चों के कि हम लोगों को कौन सी बुक्स लेनी है या कौन सा PDF कहाँ मिलेगा, वो मैंने आंसर कर दिया है। सो अगर उसके अलावा कोई डाउट है तो आप प्लीज पोस्ट करिए, ठीक है। सो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आज के लिए लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। देखिए बच्चे, ये भी मैंने थोड़ा सा कवर किया था बट पूरा नहीं हो पाया था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो मैं थोड़ा सा इससे आज स्टार्ट करती हूँ। डिजिटल सिग्नेचर्स का लीगली रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर सिग्नेचर ही रिकॉग्नाइज नहीं है तो डॉक्यूमेंट तो रिकॉग्नाइज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। समझ रहे हैं? अगर आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक आपको एक डिग्री मिल रही है, एक सर्टिफिकेट मिल रहा है किसी भी चीज का, और उस पर जो सिग्नेचर्स हैं अगर वही लीगली वैलिड नहीं है तो उस सर्टिफिकेट की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो यही सेम चीज के थ्रू मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं तो उसकी लॉ की नजरों में वो कैसे वैलिड होगा, तो ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये इसकी जो लैंग्वेज है बच्चे, बिकॉज इट्स अ लॉ, यू कैन अंडरस्टैंड, आप बच्चों ने लॉ पढ़ा होता है, आपको इतना समझ आता है कि हम लॉ की लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। हो सकता है आपको लैंग्वेज कहीं कहीं थोड़ी सी लगे कि ये बहुत बुकिश लैंग्वेज होती है, बट दीज आर नॉट बुकिश लैंग्वेज एक्चुअली।
ये जो लैंग्वेज है बच्चे लॉ की लैंग्वेज होती है और हम इन लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज जैसा सेक्शंस में जैसा लॉ में लिखा जाता है हमें वैसा ही एक बार आपको दिखा के समझाना होता है एंड ऑब्वियसली उस तरीके से आपको भी फॉलो करना चाहिए। सो सेक्शन 5 ऑफ ITA एक्ट, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच को डिफाइन कर रहा है, that it is based on the recognition of the functions of a signature in a paper based environment। जो सेक्शन 5 है हमारा ITA का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो हमें फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच को डिफाइन करता है, that this approach basically is based on the recognition of the functions of a signature। जिस तरीके से अगर आप एक पेपर पे, मतलब कि हार्ड कॉपी जिसे हम कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी जैसे हम कहते हैं, तो अगर आप एक हार्ड कॉपी पे सिग्नेचर्स करते हैं उसको रिकॉग्नाइज माना जाता है, तो उसी तरीके से हम लोग जो डिजिटल सिग्नेचर हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी पे मतलब कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं उसे भी हम रिकॉग्नाइज मानते हैं। सो ये जो पूरा मटेरियल है वो बेसिकली सेक्शन 5 में डिस्कस हुआ है। The following functions of a signatures are considered in unilateral guide, that identifying a person, providing certainty as to the personal involvement of that person, associating such person with the content of the document. Broadly, these bring the functions of a signature. The purpose of section 5 is to merely introduce and give legal sanction and acceptance to the use of digital signature। देखिए बच्चे, जो सेक्शन 5 है बेसिकली इट डिस्कस it prescribes the functions of a digital signature in this form। किस फॉर्म में? This form is like identifying a person, किसके signatures हैं, who is going to signature, who is going to do this digital signature, and also that उस person का personal involvement क्या है। If he is signing, so what is his involvement in the particular matter, and associating such person with the content of the document। and उस content जो लिखा गया है उस document के अंदर, अगर कोई भी agreement है, कोई भी document है, तो उस person का उस कंटेंट से, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट से किस तरीके से एसोसिएशन है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फंक्शनल पॉइंट्स हैं जो हमारा डिफाइन करता है सेक्शन 5। बट बेसिकली जो सेक्शन 5 है उसका जो पर्पस है, दैट नॉट ओनली टू इंट्रोड्यूस एंड लीगल सैंक्शन दे देना जिस पर्सन को जो साइन कर रहा है, डिजिटल साइन कर रहा है, and also it is not necessary as to what is the mode of signature। तो ऐसा नहीं है कि आप ये भी देखा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक ही कर रहा है कि ऑफलाइन मोड में कर रहा है। So however, so long as the function of signatures are being performed, such signature will receive legal sanction। legal sanction जो signatures हैं वो आपके रिसीव करे जाते हैं, वो माने जाते हैं, ठीक है। एंड तो सेक्शन 5 है बेसिकली वो आपका किस तरीके से इस पूरी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर को डिफाइन करता है। देखिए बच्चे, where any law provides that any information or any other matter shall be authenticated by affixing the signature, or any document shall be signed or bear the signature of any person, then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied। देखिए, मुझे पता है बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये बहुत लैंग्वेज हमें तो नहीं समझ आ रही है, या हमें ऐसा मैंने अभी बोला था बच्चे ये लॉ की लैंग्वेज होती है, तो हमें लॉ की लैंग्वेज को ही होता है कि हम उसको फॉलो करें। हाउएवर हम इसका अपने वर्ड्स में, अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम इसको डिफाइन भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर
जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसको सेक्शन 5 ने किस तरीके से डिफाइन किया, दैट वेयर एनी लॉ, कोई भी लॉ प्रोवाइड दैट एनी इंफॉर्मेशन एनी अदर मैटर, जो भी सिग्नेचर्स के थ्रू जो मैटर डॉक्यूमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं and then notwithstanding anything contained in such law, such requirement shall be deemed to have been satisfied if such information or matter is authenticated by means of digital signature that is affixed in such a manner that is prescribed by the central government. तो अगर जिस मोड में, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बताया गया है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हैं, अगर उसी तरीके से, उसी मोड में, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सिग्नेचर है एंड कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑथेंटिकेट किया गया बाय द रिस्पेक्टिव पर्सन, बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, देन दोज सिग्नेचर्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको यहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, लाइक व्हाट इज द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ साइन और सिग्नेचर्स। तो इस तरीके के टर्म्स को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। नाउ ये बहुत ही एक जो नेक्स्ट टॉपिक मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ, दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आई होप आप बच्चों को ये और समझ आएगा अच्छे से। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। व्हेन आई स्टार्टेड माय लेक्चर आई टोल्ड यू कि आई डिस्कस अबाउट आधार कार्ड। जैसे बच्चे आज के टाइम में आप देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, जैसे आधार कार्ड है जो गवर्नमेंट हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करा रही है कि हम लोग वो चीज, वो डॉक्यूमेंट, वो रिकॉर्ड्स ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। अब ये आधार कार्ड आप घर बैठे बैठे फाइल कर सकते हैं। आपको जो भी प्रोसेस है उसमें ये नहीं है कि आपको फाइल करने के लिए जाना है, देन आपको सेंटर पे जाना है। आप घर बैठे बैठे भी उसे फाइल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जाने के लिए। और भी ऐसे बहुत सारे पासपोर्ट हैं, अगर आपको कोई टैक्स फाइल करना है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा रही है थ्रू द ऑनलाइन मीडिया। एंड स्पेशली अब तो जो ये प्रॉब्लम रही है जो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, एक्चुअली ये सिचुएशन और ज्यादा जो है यूजफुल हम लोगों के लिए हो गई है, that we can file our documents, we can we can avail these services, government services online। ठीक है, सो अब यहाँ हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चे यहाँ पर कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं या जो भी हैं वो किस तरह से गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज जो होती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, उनमें हम देखते हैं, उनमें हम यूज करते हैं। सो सेक्शन 6, अभी लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस विद द सेक्शन 5, नाउ सेक्शन 6, द नेक्स्ट सेक्शन lays down the foundation for electronic governance। बहुत अच्छा वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। द सेक्शन मीन टू, अभी मैं बताऊंगी बच्चे क्या मीनिंग है, पहले एक बार सेक्शन डिस्कस कर लो। द सेक्शन मीन टू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, विद द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, and to promote efficient delivery of government service by means of reliable electronic records। देखिए बच्चे, ये जो बेसिकली सेक्शन है, सेक्शन 6, ये हेल्प करता है, ये आपको ये फैसिलिटी देता है दैट यू कैन फाइल योर इलेक्ट्रॉनिक, दैट यू कैन फाइल योर डॉक्यूमेंट्स, योर फॉर्म एटसेट्रा with the government agency online, and to promote efficient delivery of government service by means of reliable electronic record। It provide for use of electronic records and digital signatures in government functioning। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन आता है या सेक्शन 6 के बारे में आपसे पूछा जाता है, so you can tell that section 6 basically help us to filing, electronically filing the documents with the government agencies। ठीक है बच्चे, now section 6 हमारा डील कर रहा है एंड इसमें क्या क्या लिखा गया है, that where any law provide for the filing of any form, application
or any other document with any office, authority, body, or agency owned or controlled by the appropriate government in a particular manner. Or this is the first point only. Now the second point, the issue or grant of any license, permit, sanction or approval by whatever name called in a particular manner. देखिए बच्चे, कोई भी फॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी अथॉरिटी, जैसे अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको गवर्नमेंट से बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी, किसी पर्टिकुलर एजेंसी जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उससे चाहिए, या हमें किसी भी तरीके का वी नीड एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, परमिट, सैंक्शन, अप्रूवल, तो फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्म है उसे हम फॉलो कर रहे हैं. एंड द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर मैनर and such according to the law, and such requirement shall be deemed to have been satisfied if such filing, issue, grant, receipt or payment is effected by means of such electronic form as prescribed by the appropriate government. ठीक है बच्चे? So I hope आपको समझ आया होगा सेक्शन 6 में जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या डिफाइन कर रहे हैं. ना हम लोग एक वर्ड यूज कर रहे हैं, appropriate government. What is the meaning of that? Appropriate government. बताइए बच्चे, अगर किसी को आइडिया है, तब तक मैं आपके क्वेश्चन आंसर सेक्शन को एक बार देख लेती हूँ, सो दैट अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दे. What is the meaning of appropriate government? है किसी को आइडिया क्या मीनिंग रहेगा? Appropriate government. देखिए, जिन बच्चों ने पहले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं उन्हें नोट्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया है. आप एसओएल की वेबसाइट पे जाके सीबीसीएस का जो लिंक है उसमें क्लिक करिए. आपको आपके कंसर्न्ड कोर्स के अंदर हर सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस एंड द मटेरियल आल्सो. एंड ओके, ठीक है, मैं भेज दूंगी. मैंने सारी क्लासेस ली हैं बच्चे. यस, आई हैव टेकन माय क्लासेस ऑन द रिस्पेक्टिव डेट. जो भी स्केड्यूल है, आई डोंट नो अबाउट द क्या रहा आपका. सेक्शन 6, ओके. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का आंसर आया है सुटेबल गवर्नमेंट. ओके, फाइन. And one student also answered that government officials that are responsible for that particular department relating to the cyber crime. Okay. दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल बच्चे ठीक हैं, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं. Appropriate government, that means गवर्नमेंट जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर. एक मिनट के लिए बच्चे, मुझे मेरी 1 मिनट के लिए स्लाइड्स रुकी हैं, 1 मिनट के अंदर मैं शेयर कर रही हूँ. यस, आई होप विजिबल हो जाएगा अब आपको. सो देखिए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप समझ रहे हैं कि पता लग रहा है आपको. बट अगर मैं इसको लॉ की डेफिनेशन में समझाना चाहूँ तो क्या डेफिनेशन रहेगा? The appropriate government for the purpose of subsection by rule prescribe the manner and the format in which such electronic record shall be filed and the manner or the method of payment of any fee or charges for filing. तो ये बेसिकली appropriate गवर्नमेंट जो है ये सबसेक्शन के थ्रू इन्होंने समझाया है. ठीक है. And this is clear from section 6 that if any particular law require filing of any form, any particular law require filing of any form, application or any other document with any office, authority, body or agency owned and controlled by the government in a particular manner,
और द इशू और ग्रांट ऑफ लाइसेंस परमिट सेक्शन। देखिए जो 3 पॉइंट्स को अभी हमने ए बी सी करके डिस्कस किया है, बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कुछ हद तक मॉडिफाई करके हमने एक नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं ना, वो तो लॉ की लैंग्वेज में आपने बताया है, अगर हम आपको समझाने की लैंग्वेज में बता रहे हैं बच्चे, तो इस तरीके से हमने उसे डिफाइन किया है। एंड सच इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। The appropriate government under section has been given the power to make the rules to prescribe the manner and format in which such record shall be filed. अभी आप बच्चों ने इसका आंसर दिया that appropriate government means the suitable government and the authorities, इस तरह से आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया बच्चे। The appropriate government means the government who has given the power to make rules to for prescribing द फॉर्मेट एंड द मैनर इन सच रिकॉर्ड फाइल। देखिए सपोज करिए कि अगर मुझे दिल्ली के अंदर कोई काम कराना है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में वो अथॉरिटी आती है, सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा दिल्ली गवर्नमेंट, ना कि पंजाब गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट। समझ रहे हैं बच्चे? सो किस गवर्नमेंट को पावर दी गई है सो दैट वो गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब करती है वो रूल्स, वो रेगुलेशन। अब मैंने आपको बोला कि अगर मुझे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में कोई सर्विस को अवेल करना है, सो जो प्रोसेस दिल्ली गवर्नमेंट आपको बताएगी वो आप फॉलो करेंगे कि कोई और गवर्नमेंट आपको बताएगी वो करेंगे? ऑब्वियसली जो दिल्ली गवर्नमेंट हमें बताएगी। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज whom? The appropriate government is that particular government who has given the authority to make the rules for filing such electronic records. ठीक है ना बच्चे? तो ये हम लोगों का डेफिनेशन रहेगा। सो एक एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ लिए कि therefore any application for a document, say a land record, if made in a prescribed form in electronic form to the Revenue and Land Recording Department, it would be legally valid under section 6 or a grant of certificate of registration. दो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं कि अगर आपको कोई भी लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लैंड रिकॉर्ड के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उस केस में and grant of certificate of registration as a dealer by the government under a sales tax legislation in an electronic form is now legally recognizable. दो examples है, land record का दिया गया और एक आपका grant of certificate of registration as a dealer by the sales tax legislation. तो ये आपके दो example में भी आप इसमें mention कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? एंड इसमें फिर से सेक्शन 6A, 6, क्योंकि यू नो दैट देयर आर वेरियस सब सेक्शंस अंडर द सेक्शन, तो 6A को डिफाइन किया गया दैट व्हाट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 6A एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और थोड़ा सा यहाँ डेफिनेशन है, आप प्लीज इसको एक बार नोट से रीड आउट करिएगा बच्चे। एंड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक और अथॉरिटी भी दी जाती है दैट दे कैन कलेक्ट रिटेन एंड एप्रोप्रिएट सर्विस चार्जेस एज वेल, जो भी उनके obviously when somebody is giving you service so they charge some charges from you, so जो charges government के होंगे for the particular service, like if for example I'm saying मुझे आधार कार्ड बनवाना है या मुझे कोई सर्टिफिकेट बनवाना है through the government, so obviously I have to pay some charges for that, so these are known as the service charges. And subject to the provision of subsection 2, the appropriate government may authorize the service provider to collect, retain the appropriate service charges under this section. तो ये जो गवर्नमेंट है, जो appropriate गवर्नमेंट हम कह रहे हैं, वो अथॉरिटी देती है उस पर्टिकुलर एरिया को। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मुझे अगर आधार कार्ड बनवाना है और मैं किसी पर्टिकुलर सेंटर पे, या सपोज करिए किसी बैंक में ये फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट बैंक में मिल रही है कि दे आर गिविंग यू facility of making the Aadhaar card, so they are charging something, so that is known as service charge. Either that's a very nominal amount, 100, 200 something, so वो आपका service charge होता है, and central government prescribe करती है कि वो charges आप charge कर सकते हैं। और जो भी act है under which these documents, these electronic records are filing, retained, and तो वो उनके ऊपर appropriate रहते हैं बच्चे। So this is clear that section 6 of the ITA 2008 contain the provision for the efficient delivery of services to the public through the electronic means. It talks about the service provider
as the appropriate government may authorize any service provider and vary the charges as it thinks fit. तो बेसिकली हमें इस सेक्शन 6 से ये क्लैरिटी मिली कि इसमें जो सेक्शन 6 में प्रोविजन है फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. देखिए बच्चे, बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये पूरी कहानी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है that what is the meaning of this section 6, what is contained in section 6 and क्या इस पूरी का जो ये टॉपिक है इसका क्या मीनिंग है. So every service provider needs due authorization to function as a service provider. Obviously देखिए ये, हालांकि मेरे को लगता है कि ये बात आप समझते हैं कि अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया कि सपोज करिए कोई गवर्नमेंट बैंक है, तो अगर उसको ये अथॉरिटी दी गई है थ्रू द गवर्नमेंट दैट दे कैन act as a service provider on behalf of the government, so they must have some authority letter, some must have some authority to work as a service provider for a particular time period as decided by the appropriate government. And also the service provider need authorization for authorization to provide prescribed services only. समझ रहे हैं बच्चे, बहुत इजी है ये चीज. एक तो सबसे पहले उस सर्विस प्रोवाइडर के पास अथॉरिटी होनी जरूरी है फॉर फंक्शन एज अ सर्विस प्रोवाइडर. मतलब उसके पास एक अथॉरिटी, जैसे कहते हैं ना, मैंने अगर किसी को अथॉरिटी दी है कि आप मेरे बिहाफ पर आज पढ़ाइए, सो ऑब्वियसली मैंने उसको कोई अथॉरिटी दी है तो कोई प्रूफ भी होगा, कोई मैसेज, कोई मेल, कुछ तो मैंने उसको दिया होगा ना. कैसे पता लगेगा कि उसे अथॉरिटी मैंने दी है. सो इस तरह से अगर गवर्नमेंट किसी को भी अथॉरिटी दे रही है दैट दे कैन एक्ट एज अ सर्विस प्रोवाइडर, so then they must have some authorization proof that they can work as a service provider on behalf of the government. Fine. Now second, that they need authorization to provide prescribed service only. अगर आपने आधार कार्ड के लिए दिया है, so आप उसको आधार कार्ड के लिए ही यूज करोगे. इट डजंट मीन कि मैं तो गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे अथॉरिटी दी है. नो, दैट अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई सर्विस की अथॉरिटी दी है, सो फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस, लाइक फॉर आधार कार्ड ओनली, नॉट फॉर कि बर्थ सर्टिफिकेट भी आप बना रहे हो या आप इलेक्शन आई कार्ड भी बनाने लगे हो. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. सो दैट फॉर अ पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब सर्विस जो गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी दे रही है. एंड ऑल्सो नीड अथोराइजेशन टू collect retain the service charges. Obviously अगर आप उसको authority दे रहे हो to work as a service provider to provide some services, so also you have to give the authority to collect and retain the service charges as well, because obviously अगर वो service दे रहा है कोई भी service provider, so they need the charges as well. ठीक है. Now next topic is retention of electronic records. देखिए बच्चे, बड़ा इजी टर्म है, आप समझ सकते हैं. आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक है. आपके पास आपकी 10th की 12th की बहुत सारे मार्कशीट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, सब कुछ होता है. फाइन. जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आता है कि फॉर हाउ मेनी टाइम्स, कब तक वी हैव टू रिटेन द डॉक्यूमेंट्स, कब तक वी हैव टू रिटेन द रिकॉर्ड्स. ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सालों साल के आपको रखने हैं, बहुत पुराने रखने हैं. कब तक रखना है, कब तक देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट वी हैव टू रिटेन आवर रिकॉर्ड्स इन ई फॉर्म. सो there are various basically laws that provide for storage of information, like for tax purpose, for auditing, accounting, etc. So such information is generally stored on a paper-based mode. However, with the increase in computers, it became very important for to provide the legal sanction to storage of information in electronic form. And now the modern जो business है आज के टाइम में बच्चे, that works through actually just a second, that works through actually basically information technology. Like अभी आप देखिए बच्चे, अभी we are giving lectures, fine.
सो अभी कैसे पता लगेगा कि ये जो लेक्चर्स हैं या जो नोट्स हम दे रहे हैं या जो प्रेजेंटेशंस पीडीएफ हम दे रहे हैं, कब तक आप उसे स्टोर करेंगे, या पुराने वाले अगर रखे हुए थे तो वो कब तक रखने हैं, तो कुछ तो आप इसमें डिसाइड करते होंगे ना। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी समझना है दैट अभी मॉडर्न बिजनेस जो है इट इज वर्किंग थ्रू दिस आईटी era. This is an IT era basically. So it has to retain all the information though generated, sent or received in electronic form, and if the information has to be retained in the paper based mode, then it would be a step back. ठीक है बच्चे? So basically ये हमें समझना है इस टॉपिक में. So section 7 we have discussed section 5 जहां मैंने स्टार्ट किया, आज सेक्शन 5 डिस्कस हो गया. सेक्शन 6 अभी हमने डिस्कस किया. सेक्शन 5 में वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर. सेक्शन 6 में वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शन सर्विस है दैट इज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. नाउ सेक्शन 7 डील्स विद द रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. Let's say that the law requires the retention of certain record for a specific period. In such cases, the requirement is also satisfied if the retention is in electronic form, provided what? Provided kya? Provided the information contained is accessible and also usable for a subsequent reference. And also the format of the electronic record is as the original one created, received or sent, and even if the format is same then it must be accurately represent the original information. देखिए बच्चे, बार बार मैं एक बार आपको बोलती हूँ कि ये लॉ की जो थोड़ी सी लैंग्वेज होती है आपको मुश्किल लग सकती है कुछ बच्चों को, मगर ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगी या हमसे तो याद नहीं होगी. बहुत ही बेसिक है बच्चे. देखिए बहुत एक छोटी सी बात है. लॉ आपको बोलता है कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको, जैसे सपोज करिए मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंट का नाम लूं कि चलिए ये डॉक्यूमेंट 1 है एंड आई हैव टू रिटेन इट इन एनी फॉर्म, पेपर बेस्ड और समथिंग फॉर 5 years. ठीक है. अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर रहे हैं, सो अगर आप उसको 5 years तक रख रहे हैं एंड आफ्टर दैट भी रख रहे हैं, सो बेसिकली लॉ ये कहता है दैट यू हैव टू रिटेन द डॉक्यूमेंट इन एनी फॉर्म, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं, बट दैट मस्ट बी एक्सेसिबल एंड यूजेबल फॉर अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस. एक्सेसिबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या आपके लिए वो यूज नहीं है, ओपन नहीं हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए. एंड ऑल्सो द फॉर्मेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है दैट इज एज सेम as the original one created. ठीक है. Now the electronic record contain the details to facilitate the identification of the origin, destination and also the date and time of the dispatch or receipt of the record. जो भी आप बच्चे अपना कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो उसके आगे आप देखते हैं जब आप सेव करते हैं तो डिटेल्स आती हैं, कब हुआ, कितने बजे सेव किया, कब डाउनलोड करा, कब उसको सेव बनाया, क्रिएट किया, और अगर आपने डाउनलोड किया है तो कहाँ से किया है, क्या डेस्टिनेशन है, तो ये सारा रिकॉर्ड आता है. तो इसी तरीके से जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, सो दीज डिटेल्स आर मैंडेटरी. एंड ऑल्सो दिस इज प्रोवाइडेड दैट द क्लॉज डज नॉट अप्लाई टू एनी इंफॉर्मेशन विच इज automatically generated for the purpose of enabling an electronic record for dispatch or receipt. ठीक है. And nothing in this section apply to any law which expressly provide for retention of record electronically. ऐसा भी नहीं है कि हर जगह मतलब हम इसको बोलें कि ऐसा ही फॉलो करना है, डिपेंड्स कि आप कौन सा रख सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट है this section deems the fulfillment of the legal requirement of paper-based retention of information if the same is done in the electronic form. However, this section does not apply to any information which is automatically generated solely for the purpose of enabling an electronic record to be dispatched or received. देखिए बच्चे, ये फर्दर उसकी और चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो सेक्शन है बेसिकली इट deems to fulfill the लीगल requirement of the paper based information, and however
this section does not apply to any information which is automatically generated for the purpose of enabling an electronic record to be dispatched or received. And moreover, this section does not apply to any law that expressly provide for the retention of document. Now further इसमें और भी बहुत सारी आप देख सकते हैं कि चीज़ों को यहाँ कवर किया गया है एंड ये सारी इंफॉर्मेशन भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. सो नाउ एक सेक्शन और है हमारे पास, सेक्शन 67. बेसिकली दिस particular section should be read with the section 67C of the ITA Act 2008. Section 67 of this particular act provide that the intermediary to preserve and retain such information as may be specified for such duration and in such manner and format as the central government. हम section 7 पढ़ रहे थे, and format as the central government prescribe. देखिए बेटे, अलग अलग sections में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे section 67 है वहां भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. So now एक सेक्शन और है हमारे पास, सेक्शन 67. बेसिकली दिस particular section should be read with the section 67C of the ITA Act 2008. Section 67 of this particular act provide that the intermediary to preserve and retain such information as may be specified for such duration and in such manner and format as the central government prescribe. देखिए बेटे, अलग अलग sections में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे section 67 है वहां भी इसके बारे में, retention के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ है. एंड अगर एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं 1 मिनट के लिए पहले वो डिस्कस करना चाहूंगी, सेक्शन 7A. हम सेक्शन 7 पढ़ रहे थे बच्चे. सेक्शन 7A जो बेसिकली डील करता है ऑडिटिंग के साथ. मतलब ये बहुत समझने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट, दैट if you are maintaining, retaining your documents in electronic form and government wants to do the audit. Audit समझते होंगे बच्चे, ठीक है? Auditing होता है ना, आप बच्चों को सब्जेक्ट भी है audit, आगे जाके auditing होता है. So audit होता है बेसिकली क्रॉस चेक करना आपके डॉक्यूमेंट, आपके जो अकाउंट्स होते हैं, जितने भी आप इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल शो करते हैं, उनको विद द हेल्प ऑफ द एविडेंसेस, द सपोर्टिंग वाउचर्स, ठीक है, उनकी हेल्प से आप उनको क्रॉस चेक करते हैं. सो ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है. सो ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेयर इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, information, records, and that provision should also be applicable for audit of documents those who are maintaining in electronic manner. समझ में कि नहीं बच्चे? सेक्शन 7A डील कर रहा है इस, मतलब ऑब्वियसली रिटेंशन तो समझा ही रहा है, बट ऑब्वियसली ये भी बता रहा है कि इफ यू वांट टू ऑडिट द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देन हाउ विल यू डू दैट? किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है, किस तरीके से आप करेंगे, वो सारी चीजों को भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं. सो वेर इन, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है. एंड इट शुड बी नोटेड basically section 7A is a step further towards creating functional equivalence. अभी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. एक दो बच्चों का क्वेरी है, मैं लूंगी इसको कि दोबारा से एक बार समझाऊंगी फंक्शनल इक्विवेलेंस को. It basically articulates that where in any law for the time being in force there is a provision for audit of documents, records or information that provides that provision shall also be applicable for audit of documents etc. ठीक है. So basically functional equivalence का एक step further हो जाता है. Now this is our last topic in this particular unit, intermediaries and their liabilities. जब हम बात कर रहे हैं कि जो intermediaries हैं, अभी हमने बोला कि जो गवर्नमेंट है वो सर्विस प्रोवाइड करवाती है to the public through some service provider. So they are known as intermediaries. And what are their liabilities? उनके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करना है. Government all over the world increasing the press intermediaries to block their user undesirable internet content privacy violation. ठीक है. So ये एक छोटा सा हम लोगों का यहाँ पर
कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल में नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे बहुत डिटेल में नहीं लिया. नाउ एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. Attribution, three terms are there basically: attribution, acknowledgement and dispatch. ITI deal with the attribution, receipt and dispatch of electronic record. Section 11. सेक्शन लिखने बहुत जरूरी है, आपको पता है लॉ के पेपर में आपको इसके अलग से मार्क्स मिल जाते हैं. आपके पूरे आंसर का जो स्कोर होता है उसमें सेक्शन लिखने के भी मार्क्स इंक्लूड होते हैं. सो प्लीज सेक्शन जरूर मेंशन करिए बच्चे. सेक्शन 11 lays down how an electronic record is to be attributed to the person who originated it. अब attribution क्या है ये नहीं समझ आएगा. देखिए इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग मैंने लिखा है. It means to consider it to be written or made by someone. मतलब इसका ये है कि किसने बनाया है, किसने जनरेट किया है, किसने लिखा है इसको, ये एट्रीब्यूशन बेसिकली रहता है. जब हम हाथ से कुछ लिख रहे हैं तो आप बोलते हैं आप हैंड राइटिंग मैच करा सकते हैं. बट व्हेन समथिंग इज ऑनलाइन, हाउ विल यू नो दैट कि ये पर्टिकुलर कंटेंट किसने लिखा है, किसका ओरिजिनल काम है, ये कैसे पता लगेगा. सो सेक्शन 12 प्रोवाइड्स फॉर द मैनर इन विच एक्नॉलेजमेंट, अब एट्रीब्यूशन समझा, अब एक्नॉलेजमेंट सेक्शन 12 में है. दैट सेक्शन 12 प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड by various modes shall be made. ठीक है. Whereas section 13 deal with the dispatch and receipt of electronic record sent by the originator. ठीक है. So generally an electronic record is to be deemed to be dispatched at the place where the originator has his place of residence. अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट बना के आपको भेज रही हूँ, तो मैं अगर ओरिजिनेटर हूँ, आई एम द originator which is discussed in attribution, which is attribution basically. So वहां पर जो dispatch हो रहा है, that is the place of my business. Dispatch वहीं से होगा. So basically section 11 क्या बोलता है बच्चे? section 11 attribution को जो discuss करता है, that electronic record shall be attributed to the originator if it was sent by the originator himself and by a person who had the authority to act on behalf of the originator in respect of that electronic record. या तो मैं भेजूं या मेरे behalf पे मैंने किसी को authority दी है कि मेरे behalf पे वो भेजे, अगर मैं भेज पाने में available नहीं हूँ या मैं नहीं भेज पा रही हूँ, and by the information system program by or on behalf of the operator, या कोई भी जो सिस्टम है आपका. और जो सेक्शन 12 है बच्चे वो कहता है acknowledgement of receipt. But the originator has not stipulated that the acknowledgement of receipt of electronic record be given in a particular form or by a particular method. An acknowledgement may be given by any communication by the addressee, by automated or otherwise, or any conduct of the addressee sufficient to indicate to the originator. So ये section 12 जो है ये discuss कर रहा है आपका acknowledgement को. acknowledgement receipt मिलती है ना, acknowledge करना कि हाँ मैं acknowledge करता हूँ कि I know that this is a person. ठीक है ना. तो इस तरीके से acknowledgement document की रहती है. And where the originator has not stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt of such acknowledgement, then acknowledgement has not been received by the originator. ठीक है. So एक मिनट बच्चे. So and if no time has been specified or agreed to within a reasonable time, then the originator may give notice to the addressee stating as per IT Act section 13 जो है वो dispatch को discuss कर रहे हैं हमारा. Time and place of dispatch and receipt of electronic record. लिखा होता है ना कि कब आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है, टाइमिंग, डेट, डे सब लिखा होता है, तो उसी चीज को यहाँ पर हमने बोला है. And same as otherwise agreed to between originator and the addressee, the dispatch of an electronic record occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator. Same as otherwise agreed between the originator and the addressee, an electronic record is deemed to be dispatched at the place where the originator has his place of business. And the provision of subsection shall apply notwithstanding that the place where the computer resource is located may be different from the place where the electronic record is deemed to have been received. देखिए बच्चे ये सारे ना लॉ के और बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं
जो लॉ प्रोवाइड कराता है। जब हम एट्रीब्यूशन कह रहे हैं कि ओरिजिनेटर कौन है देखना है, एक्नॉलेजमेंट के जो ओरिजिनेटर है उससे एक्नॉलेज कर रहा है, डिस्पैच हो रहा है या फिर उसके बिहाफ पे कोई कर रहा है, तो ये सारे उसके सब सेक्शंस प्रोविजंस होते हैं जो यहाँ पर हमारे एप्लीकेबल होते हैं। And for the purpose of this section, if the originator or the addressee has more than one place of business, the principal place of business shall be the place of business जो माना जाएगा। And if the originator or the addressee does not have a place of business, his usual place of residence shall be deemed to the place of business। रेजिडेंस तो आप समझ जाते हैं कि मतलब जो जहां पर अगर बिजनेस का प्लेस नहीं दिख रहा है तो फिर रेजिडेंस के प्लेस से माना जाएगा कि ये डिस्पैच हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच 12, 13 एंड 14 जो सेक्शन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, सो 11, 12 एंड 13 वो आपको समझ आया होगा। नाउ 14 सेक्शन जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बच्चे, वो डील कर रहा है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। सिक्योरिटी के बारे में हम बहुत बार बात करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स कर रहे हैं, तो वो सिक्योर भी रहें। So basically this chapter set out the condition, chapter 5 set out the condition that would apply to qualify electronic record and digital signature as being secure. It contains section 14 to 16, समझ रहे हैं? 14, 15, 16 तीनों सेक्शन जो हैं वो बेसिकली इसी टॉपिक को डील कर रहे हैं, इसी के रिलेटेड प्रोविजंस आपके साथ शेयर करते हैं। The section 14 provides where any security procedure has been applied to electronic record at a specified point of time, then such record shall be deemed to be secure electronic records from such point of time to the point of verification। अगर सेक्शन 14 ये कह रहा है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी प्रोसीजर आपने अप्लाई कर दिया है टू एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे अगर मैंने आज एक लॉक लगा दिया है या पासवर्ड लगा दिया है या कोई भी सिक्योरिटी प्रोसीजर लगा दिया है, तो आज के टाइम से सिक्योर माना जाएगा टिल द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, और सेक्शन 14 जो दिया गया है वो इस तरीके से बताया गया है हमारे आईटी एक्ट में, दैट वेयर एनी सिक्योरिटी, ये तो आपने डिस्कस कर लिया। सेक्शन 15 में जो डिफाइन है that it provide for the security procedure to be applied to the digital signature। देखिए 14 बात कर रहा है to the electronic record, जबकि 15 section बात कर रहा है to the digital signatures for being treated as a secure digital signature। and section 15 state that secure electronic signatures means that an electronic signature shall be deemed to be secure if the signature creation data at the time of affixing signature was under the exclusive control of signatory। बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझने वाला पॉइंट है बच्चे। अगर मैं साइन कर रही हूँ और उस टाइम पर मेरे जो सिग्नेचर है वो मेरे कंट्रोल में है या नहीं, समझ रहे हैं? अब आप कहेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल है। सपोज करिए मैं उस टाइम मैंने कोई मेडिसिन ली हुई है और मुझे बहुत ज्यादा स्लीपी सा है और मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई मेरे से जबरदस्ती सिग्नेचर करवा रहा है, सो उसको आप क्या बोलेंगे कि क्या वो मेरे हाथ में, क्या वो सिग्नेचर मैंने पढ़कर अपनी मर्जी से किया होगा? नहीं, तो वो नहीं माना जाएगा। सो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के लिए भी कि दैट शैल बी डीम्ड टू बी अ सिक्योर वन, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ओनली इफ at the time of doing those signature, affixing those signature, was that signature under the control of signatory and no other person, or the signature creation data was stored and affixed in such exclusive manner as may be prescribed। The signature creation data was stored and affixed in such exclusive manner as may be prescribed। So ये आपका जो बेसिकली था बच्चे, ये था सेक्शन 14, 15 एंड 16। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे कंटेंट अभी भी कवर करना रहता है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। आई होप आज की क्लास में आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर करिए बच्चे, और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ मुझे बताइए, मैं कोई रिपीट करूँ टॉपिक।
ओके, बच्चे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, क्लास का जो भी पूरा कंटेंट है मैंने शेयर किया था, मैंने आपको दिखाया भी था। आई डोंट नो कि आप बच्चों ने क्लास, सारे बच्चों ने अटेंड करी है या नहीं करी है, बट मैंने लास्ट टाइम भी आपको सारा जो मतलब पीडीएफ था इसका वो मैंने शो किया था। मैं आज भी आपको इसका पीडीएफ शो कर देती हूँ। इफ यू वांट देन आई कैन शो यू द पीडीएफ एज वेल। एक मिनट बच्चे, मैं आपको शो कर देती हूँ बच्चे। अगर आपको जरा भी डाउट लग रहा है कि हम लोग को नहीं मिलता कंटेंट, तो एक मिनट रुकिए, बस मैं शो कर देती हूँ। देखिए ये आपका सिलेबस है, मैं बार बार आपके साथ सिलेबस भी शेयर कर रही हूँ। दिस इज योर सिलेबस बच्चे, आई होप विजिबल होगा, नहीं भी है तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। आपके डैशबोर्ड पे, आपके एसओएल की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। So till the time we have covered Unit 1, that is cyber crime, Unit 2 definitions under IT Act 2000, Unit 3 contemporary business issues in cyberspace, and today we have finished electronic record, that is Unit 4th. आप चेक कर सकते हैं, मैंने आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ठीक है। आज मैंने कराया है डिजिटल सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, intermediary and their liability, attribution, acknowledgement and dispatch of electronic records, and secure electronic records and digital signature. So now अब मैं एक यूनिट रहता है मेरा, और एक आप बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर शो करूँ। देखिए आप एसओएल में तो सीबीसीएस फर्स्ट टाइम है, सो एज सच मुझे एसओएल का तो कोई पेपर हमें अवेलेबल नहीं है, बट येस मैं आपको रेगुलर का पेपर शेयर करूंगी होपफुली इन द कमिंग क्लासेस, सो दैट जो आपको एक पैटर्न का आइडिया रहे, ठीक है। सो उस पैटर्न के थ्रू आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो मैं शेयर करूंगी। हाउ टू राइट द आंसर्स ऑल्सो आई विल टेल यू इन द कमिंग क्लासेस। एंड वी हैव लेफ्ट विद वन यूनिट, दैट इज यूनिट 5th रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा लेंथी है, तो मुझे 2 से 3 क्लासेस लग सकती हैं। So regulation of certifying authority, appointment and function of controller, license to issue digital signatures, and these topics are very important. Tribunal and all that. ठीक है, so ये मेरा लास्ट नेक्स्ट क्लास का है। एंड जो आप मुझसे मटेरियल पीडीएफ में डिमांड करते हैं बच्चे, दिस इज योर मटेरियल फॉर साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए बच्चे, ये आप ही की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो ये आप इसको रेफर कर सकते हैं। प्लस मैंने आपको बुक का नाम भी बताया हुआ है, इफ यू वांट देन यू कैन गो फॉर द बुक्स एज वेल, ठीक है। बाय डॉक्टर US पांडे एंड डॉक्टर वरिंद्र कुमार, ठीक है। तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं बुक्स को बच्चे। Any other doubt if you have, so please post in this question answer section. देखिए मार्क्स एज सच में नहीं लिखने पर, सेक्शन नहीं लिखने पर आपके मार्क्स कटेंगे। लिखिए तो अच्छा है, ऐसा कटने वाला तो कोई सीन नहीं रहता, बट अगर लिखते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स मिलते हैं ना। मतलब अगर आपका क्वेश्चन है 10 मार्क्स का एंड यू आर गेटिंग सपोज 4, 5, 6 आपको मिल रहे हैं सपोज करिए, तो अगर आपने सेक्शन मेंशन किए हैं प्रॉपर, उसको ठीक सही सेक्शन लिखे हैं, सब प्रोविजंस ठीक लिखा है, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश करिए सेक्शन लॉ के अंदर जरूर लिखिए। एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं बच्चे, आप प्लीज अथॉरिटी से पूछिए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है एग्जामिनेशन फॉर्म्स वगैरह का या कैसे भरना है। ये आपके डैशबोर्ड पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, प्लीज चेक करिए।
ओके, मैंने आपको अभी अभी पीडीएफ दिखा दी है बच्चे, तो आप वो पीडीएफ एसओएल की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मैंने उसी से बढ़ाया है। ओके, यस, एनी अदर डाउट बच्चे? अगर कुछ है तो प्लीज बताइए। ठीक है, आई होप आपको सेशन आज का समझ आया है, कोई डाउट आपको नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच बच्चे। अगर फिर भी कुछ हो तो आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास में जो आपकी होगी ऑन आई थिंक 2 दिसंबर। सो प्लीज आप अपनी जो भी डाउट्स हैं आप वो अपना नेक्स्ट क्लास में मुझे पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चे।